नमस्कार दोस्तों, आज फिर कमलेश आनंद के साथ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स का पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर जिसने नहीं देखा है तो नीचे उसका लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को देखकर क्लिक करके आप जरूर से उस वीडियो को देखें, जिसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स को रखा गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब करंट अपडेट्स के बारे में, करंट अफेयर्स में फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चुनावी माहौल ईरान के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई ईरान में जो चुनावी माहौल हुआ है उसका क्या क्या रिजल्ट आया है, वहां के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं, कौन थे, क्या हुआ, सारी कंडीशन। तो सबसे पहले ईरान का जो प्रेसिडेंट थे, आप लोगों को पता होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट जो इब्राहिम रईसी थे, इब्राहिम रईसी, जिनका 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, इस प्रेसिडेंट का, इब्राहिम रईसी का क्या हुआ था कि भाई हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। कब? 19 मई को। तो 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश करने के कारण इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट का एक्टिंग प्रेसिडेंट के बेसिस पे, चूंकि कोई चुनाव तो हुआ नहीं था, तो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की आवश्यकता थी, जो जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वो ईरान का कार्यभार संभाले। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मोहम्मद मुखबर को नियुक्त किया गया था। मतलब इब्राहिम रईसी की मृत्यु होने के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद मुखबर ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अपनाया था। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ, इलेक्शन होने के बाद मसूद पजस्कियान जो एक टीचर है, क्या है? एक टीचर भी है, और मतलब कि एक कुरान के टीचर रह चुके हैं, ये जो कुरान पढ़ाते हैं, ठीक है, ये कुरान के टीचर है, ये अभी नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये हमारे ईरान के नए प्रेसिडेंट है। कौन है भाई? मसूद पजस्कियान, जो ईरान के नए प्रेसिडेंट है, जिन्होंने किसको हरा के ये प्रेसिडेंट का पद अपनाया? तो इन्होंने हराया है किन्हें? सईद जलीली को इन्होंने हराया, और लगभग 30 मिलियन वोटों से। कितने मिलियन वोटों से भाई? 30 मिलियन। बहुत बड़ा अंतर है। 30 मिलियन वोटों से इन्होंने हराकर किसे? तो मसूद पजस्कियान ने इलेक्शन में सईद जलीली को लगभग 30 मिलियन वोटों से हराकर ईरान के नए प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, ये ईरान के जो मसूद पजस्कियान है, ईरान के 9वें प्रेसिडेंट है, 9th प्रेसिडेंट है, 9वें राष्ट्रपति है। तो ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में मसूद पजस्कियान ने सईद जलीली को 30 मिलियन वोटों से हराकर ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। ठीक है, अब चूंकि ईरान का बात हो रहा है तो ईरान के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। क्या है? तेहरान। और यहाँ पे क्या? रियाल करेंसी प्रचलित है। तो ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का तेहरान। और यहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है? रियाल। ठीक है, अब ईरान के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ईरान से भारत ने एक चाबहार बंदरगाह को 10 सालों के लीज पर लिया है। तो ईरान से भारत ने क्या लिया है? चाबहार, ठीक है, चाबहार बंदरगाह, ठीक है, को किसने लिया? भारत ने लिया है। भारत ने 10 सालों के लिए, 10 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। तो भारत ने ईरान से चाबहार बंदरगाह 10 वर्षों के लीज पर लिया है। ठीक है, अब ईरान के बारे में कुछ और तथ्यों पे, जब ईरान का जिक्र हो रहा है तो कुछ और तथ्यों पे जिक्र कर लेते हैं। तो भाई संयुक्त सेनाभ्यास चीन, रूस और ईरान का हो रहा है, जो कहां हो रहा है? ओमान में। कहां हो रहा है? ओमान में। ठीक है, ये संयुक्त सेनाभ्यास जो हो रहा है, इसका नाम क्या दिया गया? सुरक्षा बेल्ट 2024। क्या है? सुरक्षा बेल्ट
2024। ठीक है, तो ये सुरक्षा बेल्ट 2024 क्या है? तो संयुक्त सेनाभ्यास है जो चाइना, रशिया और ईरान का संयुक्त रूप से हो रहा है, जो कहां पे किया जा रहा है भाई? ओमान में किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ईरान के लिए एक रोचक तथ्य और क्या है कि ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है, इन सभी देशों को मिलाकर 2009 में ब्रिक बनाया गया था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया और ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? ब्रिक्स। तो ये 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ नए मेंबर को जोड़ा गया है। उस नए मेंबर में कौन कौन है? तो भाई ईरान भी उसमें शामिल है। ब्रिक्स का नए सदस्य के रूप में किसको किसको सम्मिलित किया गया है? तो ईरान, ईरान के बाद मिस्र, मिस्र के बाद इथियोपिया। ठीक है, इसके बाद सऊदी अरब और फिर यूएई। इन देशों को भी ब्रिक्स में न्यू मेंबर, नए सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ये ईरान की जानकारी थी। अब चूंकि ईरान में नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो भाई ब्रिटेन में भी चुनाव हो चुका है, वहां पे भी नए प्रधानमंत्री का नियुक्ति की गई है, जिसमें पीएम लेबर पार्टी किसने जीता है? तो ये ब्रिटेन में जो पीएम का जो भी वहां पे इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में किसने पीएम का चुनाव जीता? तो लेबर पार्टी के कीर स्टारमर। किसने जीता भाई? कीर स्टारमर ने जीता। किसको हराकर जीता? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक इनको हरा के, इन्होंने ऋषि सुनक को हराकर कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने ऋषि सुनक को हरा के ब्रिटेन का पीएम पद को जीता। ठीक है, टोटल कीर स्टारमर ने टोटल जो वोट हुआ 650 सीटों में, तो 650 सीटों में कीर स्टारमर को जो सीट हासिल हुआ वो 412 और ऋषि सुनक मात्र 121 सीटों के साथ सीमित रह गए। ठीक है, तो कीर स्टारमर ने 412 सीटों के साथ, 650 सीटों में 412 सीटों के साथ कीर स्टारमर जो लेबर पार्टी के हैं, वो ब्रिटेन के नए पीएम के रूप में चयन किए गए और ऋषि सुनक जो इसके पहले पूर्व पीएम वही थे, उन्हें 121 सीटों से हरा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रोचक तथ्य ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये हो सकता है सवाल जरूर आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या कि भाई भारतीय मूल की ब्रिटेन की सांसद जिसे कल्चरल मीडिया, स्पोर्ट्स, कल्चरल इंडिया मीडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में पदभार दिया गया। तो सवाल क्या बनेगा? भारतीय मूल की वह कौन सी ब्रिटेन सांसद है जिसे कल्चरल मीडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया? तो इनका नाम क्या दिया गया? लीसा नंदी। कौन है भाई ये? लीसा नंदी भारतीय मूल के ब्रिटेन की सांसद है जिन्हें कल्चरल मीडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर का पदभार दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है क्या कि पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया? ठीक है, तो ब्रिटेन में जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया वो एक महिला को बनाया गया, तो वो ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर जो बनाया गया है वो रेचल रीव्स को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रेचल रीव्स को ब्रिटेन का पहला फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, पहला महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये एक रोचक तथ्य है।
तो फ्रांस में भी संसदीय चुनाव हो चुके हैं और फ्रांस में जो संसदीय चुनाव हुआ उस संसदीय चुनाव टोटल 577 सीटों के लिए किया गया। 577 सीटों के लिए, जिसमें बहुमत के लिए फ्रांस में किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 289 सीट लाने थे। लेकिन इस संसदीय चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत लाने में असक्षम रही, कोई पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन न्यू पॉपुलर फ्रंट जो पार्टी है, इन्होंने 182 सीट लाए। कितने सीट इन्होंने हासिल किया? 182। सर्वाधिक सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाले न्यू पॉपुलर फ्रंट थी, जिन्होंने 182 सीट हासिल किया। और मध्य मार्गी गठबंधन जो है वो दूसरी पार्टी रही, जिन्होंने 168 सीटें हासिल की। मतलब फ्रांस में जो संसदीय पार्टी है उसमें कोई भी पार्टी ने, फ्रांस के जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें कोई पार्टी ने बहुमत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है। अब चूंकि ये इलेक्शन का बात है, तो हमारे झारखंड में भी अभी क्या हुआ है कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन, कौन भाई? हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से उन्होंने मतलब फिर से मुख्यमंत्री में ये पदभार संभालेंगे और ये झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत सोरेन। इससे पहले क्या था? तो इनको विवादित जमीन के विवादों में इन्हें पदभार छोड़ना पड़ा था। इनके पदभार को चंपई सोरेन ने चला रहे थे। तो झारखंड के इसके पहले के मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, लेकिन अब ये आए हैं और इनको फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है। इन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है 45 विधायकों के समर्थन के साथ। ठीक है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि झारखंड के, यहां पे ये सवाल बनाया जा सकता है कि झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत सोरेन। ठीक है। तो झारखंड के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? महत्वपूर्ण सवाल है कि झारखंड के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? तो झारखंड के नए चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है विद्युत रंजन सरागी को। किन्हें बनाया गया है? विद्युत रंजन सरांगी। विद्युत रंजन सरांगी जो झारखंड के 15वें न्यायाधीश होंगे। ठीक है। मुख्य जस्टिस होंगे, 15वें चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है। झारखंड के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो विद्युत रंजन सरांगी, जो इससे पहले वो 2013 से उड़ीसा के ये हाई कोर्ट जज में सम्मिलित थे। ठीक है। उड़ीसा के हाई कोर्ट में जज में सम्मिलित है। ये पहले कहां थे? उड़ीसा के हाई कोर्ट जज थे। ठीक है। हाई कोर्ट के जज में सम्मिलित थे। ठीक है। ये जो विद्युत रंजन सरांगी है, ये झारखंड के 15वें चीफ जस्टिस बनने वाले, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। और ये किसकी जगह पर आ रहे हैं? तो ये संजय कुमार मिश्रा की जगह पर, किसके जगह पे आएंगे? संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेने वाले हैं। तो झारखंड के नए चीफ जस्टिस कौन है? विद्युत रंजन सरांगी, जो पहले उड़ीसा के हाईकोर्ट जज थे, अब वो झारखंड के 15वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जो संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी कुछ चक्र बांटे हैं, जो शौर्य चक्र कुछ दिया गया है और कुछ कीर्ति चक्र उनके द्वारा दिया गया है। तो शौर्य चक्र भारत के प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने शौर्य चक्र बांटे हैं? तो कुल 26 शौर्य चक्र उन्होंने जवानों को दिया। ठीक है। और कीर्ति चक्र कितना बांटा गया है? तो 10 कीर्ति चक्र। तो भारतीय के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 शौर्य चक्र दिए गए हैं और 10 कीर्ति चक्र दिए गए। ठीक है। जिसमें से कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये ध्यान दीजिएगा कि शौर्य चक्र 26 दिया गया, कीर्ति चक्र 10 दिया गया। तो भारत का जो वीरता पुरस्कार होता है, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन सा होता है? तो एक वीरता पुरस्कार कहा जाता है युद्धकालीन में दिया जाता है और एक शांतिकालीन। तो ये युद्धकालीन क्या होता है, शांतिकालीन क्या
होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई युद्ध चलता है, ठीक है, कोई भी वार होता है जो एक देश का दूसरे देश से होता है, तो युद्धकालीन हो गया। जिस तरह से कारगिल का वार देखे होंगे, ठीक है, तो ये सारा युद्ध क्या हो गया, ये सारा युद्ध हो गया। तो एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है। इस समय जो युद्ध होता है उसको क्या कहा जाता है, वो युद्धकालीन होता है। युद्धकालीन में सर्वोच्च जो चक्र किया, जो पुरस्कार दिया जाता है वो क्या होता है, पहला सबसे सर्वोच्च होता है परमवीर चक्र, उसमें दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र के बाद क्या होता है, महावीर चक्र दिया जाता है, और उसके बाद वीर चक्र दिया जाता है। तो ये होता है युद्धकालीन में। शांतिकालीन का मतलब क्या हुआ कि भाई हाँ, हमारे देश का भी किसी देश से युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन घुसपैठिए तो हमेशा आ जाते हैं ना, कहीं आतंकवादी गतिविधियां होते रहते हैं, तो या कुछ भी घटना घटता है उसमें भी तो हमारे जवान अक्सर कार्यरत रहते हैं और अपना हमेशा 100% परफॉर्म करते रहते हैं। तो उस समय जो होता है उसकी कहा जाता है शांतिकालीन। कभी युद्ध नहीं चल रहा है लेकिन कुछ कुछ गतिविधियां होती रहती है, तो उसको कहा जाता है शांतिकालीन। तो शांतिकालीन में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसमें सर्वोच्च पुरस्कार होता है अशोक चक्र, और उसके बाद होता है कीर्ति चक्र। ठीक है, यह भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसमें से 26 शौर्य चक्र भी दिए गए हैं और 10 कीर्ति चक्र दिए गए हैं। जिसमें एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कि कैप्टन अंशुमन सिंह, कैप्टन अंशुमन सिंह, इनको मरणोपरांत, ठीक है, कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत यह चक्र दिया गया है। और यह चक्र क्यों दिया गया कि उन्होंने एक कहीं आग लग गया था, उस आग में अपनी जान की परवाह किए बगैर उस आग की घटना से कई लोगों को वो बचाए थे। तो उसके कारण कैप्टन अंशुमन सिंह को एक उनके मरणोपरांत यह चक्र दिया गया। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 26 शौर्य चक्र दिए गए, 10 कीर्ति चक्र दिए गए हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है, युद्धकालीन में सबसे पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र और फिर वीर चक्र, और शीतकालीन में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, अशोक चक्र, और उसके बाद हमारा कीर्ति चक्र। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे का डिस्कशन जारी रखते हैं। भारत रूस शिखर सम्मेलन 2024, अभी 8 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, और वहां पर भारत रूस शिखर सम्मेलन में वो भाग ले रहे हैं। तो भारतीय रूस शिखर सम्मेलन जो 2024 में हो रहा है, वो कहां हो रहा है, ये रशिया के मॉस्को शहर में हो रहा है। किस में हो रहा है, कहां ये आयोजित किया जा रहा है, रशिया के मॉस्को शहर में, जो 22वां शिखर सम्मेलन है। कौन सा, 22वां शिखर सम्मेलन है, 22वां शिखर सम्मेलन होगा ये 22वां शिखर सम्मेलन। तो भाई इससे पहले 21वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, 21वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो ये 21वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था, न्यू दिल्ली में। और ये कब हुआ था, 2021 में। 21वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ये 2 दिवसीय भारतीय रशिया शिखर सम्मेलन आयोजित अभी कहां किया गया है, मॉस्को के, रशिया के मॉस्को शहर में, जो 22वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। तो भारतीय प्रधानमंत्री का जो ऑस्ट्रिया दौरा है वो 41 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद ये दौरा किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री के पद के द्वारा ये ऑस्ट्रिया का दौरा 41 वर्षों के बाद। तो इसके पहले सन 1983 में इंदिरा गांधी ने यह दौरा किया था। इंदिरा गांधी जी ने यह दौरा भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। 1983 के बाद 41 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दौरा करने वाले हैं जुलाई में। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ये दौरा होगा। दुनिया का पहला सीएनजी बाइक, तो दुनिया का पहला सीएनजी बाइक कौन है और कहां लॉन्च किया जा रहा है, तो ये भारत के न्यू दिल्ली में ही लॉन्च होगा। भारत के न्यू दिल्ली में लॉन्च होगा, जिसे किसने, भारत के न्यू सीएनजी बाइक कौन लॉन्च कर रहा है, तो बजाज लॉन्च कर रही है, जिसका नाम दिया गया बजाज फ्रीडम। क्या है भाई, बजाज फ्रीडम, जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलेगी। किससे चलेगी, सीएनजी और पेट्रोल दोनों से यह
चलने वाली बाइक है, जो दुनिया का पहला सीएनजी बाइक बनेगा। दुनिया का पहला सीएनजी बाइक भारत के न्यू दिल्ली में लॉन्च करने वाली है। ये बजाज का फ्रीडम, बजाज कंपनी जो मोटर बाइक बनाती है, तो बजाज कंपनी, बजाज की फ्रीडम नाम दिया गया, बजाज का फ्रीडम के नाम पर दुनिया के पहला सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाली है भारत के न्यू दिल्ली में, जो पेट्रोल तथा सीएनजी दोनों से चलित होगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई महीने के फर्स्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जुलाई महीने के पहले सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार ये 102वां, मतलब कि 102nd 102वां ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। आगे क्या है? दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग। तो दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो कहां खोजा है? इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में ही इसके पहले जो खोजा गया था दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग, जो अभी इंडोनेशिया में खोजा गया, इसके पहले जो था सबसे पुराना वो अभी इंडोनेशिया में ही खोजा गया था। ठीक है, तो इंडोनेशिया में कहां खोजा गया है? तो इंडोनेशिया के दुनिया के सबसे पुराना पेंटिंग सुलावेसी द्वीप में। कहां? महत्वपूर्ण है ये तथ्य, सुलावेसी द्वीप में। सुलावेसी द्वीप में दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग खोजा गया है, जो लगभग 51,200 साल पुराना है। 51,200 साल पुराना पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में सुलावेसी द्वीप समूह में सुलावेसी द्वीप समूह में गुफा के अंदर ऊपर में एक सुअर की मतलब की पेंटिंग किया गया। सुअर के साथ 3 व्यक्तियों को भी पेंटिंग किया गया है कि उस सुअर से 3 व्यक्ति वार्तालाप करें। ये पेंटिंग पाया गया है, जो लगभग 51,200 साल पुराना माना गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग है। तो कहां पे खोजा गया? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में, जो 51,200 साल पुराना था। इसके पहले जो था वो भी इंडोनेशिया में खोजा गया था, जो लगभग 45,000 साल पुराना माना गया था। ठीक है। इसके बाद डूरंड कप, चूंकि डूरंड कप का नाम ले रहे हैं, तो डूरंड कप ये किससे रिलेटेड है भाई? तो डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ये किससे है? डूरंड कप फुटबॉल में खेला, फुटबॉल से रिलेटेड है। जिसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त तक यह खेल होगा। कहां से कहां? 27 जुलाई से 31 अगस्त तक खेल होगा। जो कहां पे किया जा रहा है डूरंड कप? तो ये भारत का खेल है। भारत में ये खेला जाता है। डूरंड कप भारत में खिलाया जाता है, जिसमें कोलकाता में यह खेल होगा। ठीक है। उसके बाद कोकराझार में यह खेल होगा। उसके बाद जमशेदपुर में भी यह खेल होने वाला है, जमशेदपुर और साथ ही साथ शिलोंग में। ठीक है, तो ये जमशेदपुर, कोकराझार, कोलकाता और शिलोंग में खेला जाएगा। डूरंड कप जो 27 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली है, और इसमें 24 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, 24 टीमों ने भाग लिया है। चूंकि फुटबॉल का नाम है तो सनी छेत्री सभी से हम लोग सभी को परिचित है। हमारे फुटबॉल प्लेयर सनी छेत्री जो दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है, उन्होंने अभी अपना मतलब कि ये रिटायरमेंट का भी घोषणा किया कि अब वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपने फुटबॉल के करियर से। स्पेन ग्रैंड प्रिक्स क्या है? पहलवानी का खेल है। ये स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जो है उसमें भारत की तरफ से, ठीक है, स्पेन ग्रैंड में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है भाई? तो स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जो स्पेन में कराया जाता है, कहां कराया जाता है? स्पेन में होता है स्पेन ग्रैंड प्रिक्स। उसमें गोल्ड मेडल, भारतीय गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो विनेश फोगट जो हरियाणा के हैं, विनेश फोगट ने गोल्ड मेडल जीता। कितने किलो भार में? तो 55 किलोग्राम के भार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हरा के जीता है? तो भारत के विनेश फोगट ने 55 किलोग्राम भार में गोल्ड मेडल जीता। रूस के मारिया तिमेरेकोव को हराकर,
ठीक है, को हराकर। तो भारत की तरफ से स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जो स्पेन में खेला जाता है वहां से 55 किलोग्राम में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो भारत की तरफ से विनेश फोगट ने 55 किलोग्राम में रशिया के मारिया तिमोरेंको को हराकर 55 किलोग्राम वेट में गोल्ड मेडल जीतने वाली बनी है। ठीक है, तो विनेश फोगट, ये जो विनेश फोगट है इसके बारे में कुछ हम लोग तथ्य देख लेते हैं। तो विनेश फोगट को सन 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्हें 2018 में पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री। इसके बाद इनको 2016 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो दिनेश फोगट जो हरियाणा के रहने वाले जिन्होंने 55 केजी किलो भार में गोल्ड मेडल जीता है स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में, किसे हरा के? रशिया के मारिया तिमोरेंको को हराकर, जिन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2018 में पद्मश्री दिया गया था और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, ये एक कमीशन है जो चाइल्ड मतलब कि बाल श्रम जो होता है उस पे ये कार्य करती है। तो एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये अभी किस राज्य को अभ्रक खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो इन्होंने झारखंड राज्य को अभ्रक खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया। बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, ठीक है, मुक्त घोषित किया। तो कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि भाई एनसीपीसीआर द्वारा किस राज्य को अभ्रक के खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो झारखंड राज्य को अभ्रक के खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। तो इनके अनुसार 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे, लड़के जो या लड़कियां जो भी है वो बाल में मतलब कि वो बच्चे में गिनती होती है। तो वो झारखंड में अभ्रक खदानों में अब ये बाल श्रम नहीं होगा, ये मुक्त घोषित कर दिया गया है। चूंकि अभ्रक के बारे में बात किया जा रहा है तो दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक देश कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक देश जो है, दुनिया का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक देश भारत है। कौन है भाई? भारत। और भारत के बाद नंबर आता है चीन का। तो दुनिया का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक देश भारत और भारत के बाद नाम आता है हमारा चीन का, ठीक है। और भारत में जो अभ्रक का जो निकाला जाता है वो सबसे ज्यादा कहां से भाई? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा अभ्रक कहां होता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद अभी नंबर आया है राजस्थान का, ठीक है। तो ये अभ्रक के बारे में एक सूचना दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एनसीपीसीआर, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने किस राज्य को अभ्रक के खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? तो झारखंड राज्य को इन्होंने अभ्रक खदानों में बाल श्रम राज्य मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। चिविलियर डी ला लीजन द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसे कहा जाता है। ये है क्या? तो ये है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च क्या है? ये नागरिक सम्मान। ये किसे दिया गया है? सम्मान है, ठीक है। ये अभी किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो 8 जुलाई को दिया गया है। 8 जुलाई को ये दिया गया है। ये किसे दिया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहा जाता है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट
नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? तो 8 जुलाई को रोशनी नादर मल्होत्रा को यह सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा HCL के चेयरपर्सन है। HCL टेक के चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन है। ठीक है, ये कौन है? HCL टेक के चेयरपर्सन। इसके पहले ये जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इस साल फरवरी 2024 में भी दिया गया। और ये किसे दिया गया है? तो फरवरी 2024 में कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के शशि थरूर को भी ये दिया गया था। ठीक है, शशि थरूर को भी या फरवरी 2024 में दिया गया। और अभी 8 जुलाई को किसे दिया गया? तो HCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को 8 जुलाई को दिया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो फ्रांस और भारत के व्यापार को और सही करने के लिए, या फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया है। तो ये आज का करंट अपडेट था, आज का करंट अफेयर्स है। फिर से नए वीडियो में फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमलेश सर का धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार, जय झारखंड, जय भारत।